हेलो एवरीवन, आई एम सुरेंद्र मौर्य। ग्रुप टू सब ग्रुप फोर के जनरल मैनेजमेंट में आज हमारा ये फोर्थ लेक्चर है। आज हम डिस्कस करेंगे वर्क ऑफ मैनेजमेंट, प्रबंधन के कार्य क्या है। इसके पहले वाले क्लासेस में हमने काफी सारी चीजें डिस्कस की हुई है, जिसमें हमारे जो मैं आपको एक बार रिवाइज करा देता हूँ। ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट हमने डिस्कस किया हुआ है। प्रबंधन अवधारणा, मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट क्या होते हैं, वो मैंने डिस्कस किया हुआ है। इसके अलावा मैंने पूरा सिलेबस आपके साथ डिस्कस किया है कि हमें किस प्रकार से सारे सिलेबस को कवर करना है, कौन सी यूनिट को हमें ज्यादा पढ़ना है। तो इसका पूरा डिटेल वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, तो आप उसे जरूर देख लीजिए यदि आपने वो नहीं देखा हुआ है। और इस चैनल के लिए आपने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको यहाँ पे जनरल मैनेजमेंट और कंप्यूटर्स का पूरा सिलेबस मैं आपको कवर करा रहा हूँ। तो ये सारी चीजें हमने कवर कर ली थी, पिछले वीडियो में आपको मिल जाएगा। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं प्रबंधन के कार्य। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो वर्क ऑफ मैनेजमेंट, प्रबंधन क्या क्या कार्य करता है, प्रबंधन के कार्य क्या होते हैं। तो बेसिक देखा जाए तो प्रबंधन के 5 प्रकार के मेन काम होते हैं, मुख्य कार्य होते हैं। जिसमें पहला है नियोजन, फिर है संगठन, फिर है डायरेक्टिंग या निर्देशन, चौथा है स्टाफिंग या नियुक्ति, और पांचवा है कंट्रोलिंग या नियंत्रण। ये पूरे पांचों काम को हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं कि किससे क्या होता है, क्यों ये इम्पोर्टेंट है। एक एक वर्क को, एक एक काम को हम अच्छे से समझने वाले हैं। तो सबसे पहले आते हैं हम हमारे नियोजन में। तो नियोजन या फिर हम प्लानिंग बोले तो प्लानिंग इज वन ऑफ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। ये मैनेजमेंट का प्राइमरी मतलब बेसिक फंक्शन होता है। अब प्लानिंग, अब हम देखें तो किसी भी चीज की कोई भी कार्य हम करना चाहते हैं तो सबसे पहले हम उसकी प्लानिंग करते हैं। अब जैसे हम अभी की हम बात करें, हमें 1 महीने बाद एमपी पटवारी का एग्जाम में राइट करना है, लिखना है। तो हम आज से उसकी प्लानिंग कर रहे हैं, हमने सारे यूनिट को हमने देख लिया, हम सारे सिलेबस को हम देख रहे हैं। उसको एक डे बाय डे हमने पूरा टाइम टेबल बनाया हुआ है, उसको अच्छे से रीड कर रहे हैं। ये हमारी प्लानिंग का पार्ट है। हम क्यों कर रहे हैं ये सब? क्योंकि हमने प्लान किया हुआ है कि 1 महीने के बाद हमारा ये एग्जाम होने वाला है, और हमें इसमें फाइट करना है और सारी चीजों को हम अच्छे से कवर करना है। तो ये हमारी प्लानिंग का पार्ट है। तो यदि हम कोई बिजनेस कर रहे हैं, हम वहां पे कोई उत्पादन कर रहे हैं, कोई प्रोडक्शन कर रहे हैं, कोई सर्विस का प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो सबसे पहला पार्ट होता है प्लानिंग का, कि हम किस चीज का प्रोडक्शन करने वाले हैं, कहाँ पे करने वाले हैं, कैसे वो प्रोडक्शन होगा, कहाँ पे वो उसको हम सेल करेंगे। ये सारी चीजों की हम पहले प्लानिंग करते हैं। तो प्लानिंग इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। किसी भी काम को करने से पहले हम उसको प्लान करते हैं। It involves determination of a course of action to achieve desired result and objective. प्लानिंग हम क्यों करते हैं? क्योंकि हमने कुछ प्लान बनाया हुआ है, कुछ गोल बनाया हुआ है, उसे अचीव करना है, इसलिए हम उसको प्लान करते हैं। विदाउट प्लानिंग वी कैन नॉट अचीव दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव। जिस प्रकार से यदि मुझे ट्रेन से कहीं पे जाना है, तो सबसे पहले तो मुझे देखना पड़ेगा कि किस स्थान के लिए मुझे जाना है, किस स्टेशन के लिए मुझे जाना है। यदि मुझे स्टेशन ही नहीं मालूम रहेगा तो मुझे कौन सी ट्रेन पकड़नी है, उस ट्रेन का टाइम क्या रहेगा, मैं बिल्कुल अंदाजा नहीं लगा पाऊंगा। तो इस प्रकार से यदि हमें एक प्लान को अचीव करना है, एक एम को हमें टारगेट पाना है, तो सबसे पहले हमें वो प्लान, तो सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा कि वो कौन सा उद्देश्य है जिसे हमें प्राप्त करना है, और उसके अकॉर्डिंग फिर हम हमारी स्ट्रेटजी फॉर्मुलेट कर सकते हैं। Planning is the starting part of management process, and all other function of management are related to and dependent on the planning function. प्लानिंग सबसे प्राइमरी फंक्शन है, और बाकी के जो फंक्शन है ये इससे रिलेटेड होते हैं। क्योंकि पहले आप प्लान करते हैं कि आप क्या काम करने वाले हैं, उसके बाद जो बाकी के काम है, उसके बाद आप स्टाफिंग करते हैं, कंट्रोलिंग करते हैं, डायरेक्टिंग करते हैं। ये सारे हमारे प्लानिंग के बाद के फंक्शन है। सबसे पहले आती है हमारी प्लानिंग। Planning is the key to success, stability, and prosperity in the business. It acts as a tool for solving the problem of business unit. तो सबसे सबसे की फैक्टर है ये। यदि हमें सफल होना है तो सबसे प्राइमरी हमारा प्लानिंग अच्छी होनी चाहिए। यदि हमारी प्लानिंग अच्छी है तो हम बड़े आराम से हम प्लान को जिस प्रकार से हमने प्लान किया हुआ है उसी प्रकार से काम करते हुए हमारे एम को, हमारे उद्देश्य को बड़े आराम से पा सकते हैं। Plays a pivot role in business management. It helps to visualize the future problem and keep management ready to with possible solution. प्लानिंग के द्वारा ही हम समझ पाएंगे कि इन फ्यूचर हमें किस प्रकार की प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है, या फिर इन फ्यूचर किस चीज की डिमांड आने वाली है, और उसके लिए हम आज से तैयारी करना चालू कर देते हैं। तो प्लानिंग सबसे पहला पोजीशन होता है, सबसे पहला काम होता है मैनेजमेंट का। इसके बाद सारे काम प्लानिंग के बाद आते हैं। आई होप आपको प्लानिंग क्लियर हुई होगी। चलिए हमारे दूसरे काम की ओर आगे बढ़ते हैं। मैनेजमेंट का दूसरा काम, तो दूसरा काम है संगठन या ऑर्गेनाइजिंग।
अब ऑर्गेनाइजिंग से मतलब क्या है? अब ऑर्गेनाइजेशन मतलब ये है कि हमने प्लान तो कर लिया, हमने प्लान कर लिया कि हमें कुछ सर्विस का प्रोडक्शन करना है, या हमने प्लान कर लिया कि हमें कोई सर्विस बनाना है, या फिर हमें कोई प्रोडक्ट का उत्पादन करना है। अब उस प्रोडक्ट या सर्विस को हमें प्रोड्यूस करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा। ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन से मतलब क्या है कि जो भी उसके लिए रिसोर्सेज लगने वाले हैं, चाहे हम प्रोडक्ट बनाएं या चाहे हम सर्विस बनाएं, विदाउट रिसोर्सेज वी कैन नॉट प्रोड्यूस दैट। 5 प्रकार के रिसोर्सेज होते हैं, 5M कल हमने देखा हुआ था। तो ये सारे रिसोर्सेज को एक साथ लाना है, क्योंकि हमें जो भी प्रोड्यूस करना है, तो ये सारे रिसोर्सेज को हमें एक जगह लाना पड़ेगा। एक जगह लाएंगे, सभी एक साथ मिलकर काम करेंगे, तब जाकर हम कुछ एक चीज को हम प्रोड्यूस कर पाएंगे। तो यही कहलाता है हमारा संगठन या ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजिंग इज द नेक्स्ट प्लानिंग। प्लानिंग के बाद हम ऑर्गेनाइजिंग करते हैं। It means to bring the resources, men, material, machine, method, money. These all are 5M of the resources. So ये सभी को हमें इकट्ठा करना है। क्यों इकट्ठा करना है? Because use them properly for achieving the objective. जो हमने ऑब्जेक्टिव बनाया हुआ है, उसको अचीव करने में हमें इन सभी की जरूरत पड़ने वाली है। इसलिए हम क्या करते हैं, ये जितने भी हमारे रिसोर्सेज है, उसको ऑर्गेनाइज करते हैं, एक जगह पर लाके रखते हैं, ताकि हम आगे की जो हमारी प्लानिंग है, आगे का जो हमारा ऑब्जेक्टिव, उसे हम अच्छे तरीके से अचीव कर पाए। Organization is a process as well as it is a structure. Organizing means arranging ways to means for the execution of business plan. ऑर्गेनाइजिंग का मतलब क्या हो जाएगा? जो भी हमने बिजनेस प्लान बनाया हुआ है, उसके लिए जो भी चीजें लगने वाली, जो भी चीजों की हमें जरूरत पड़ने वाली है, उसको इकट्ठा करना, उसको एक जगह पे लाना, और सही तरीके से उसका काम, उसको उसे काम में लेना। It provides suitable administrative structure and facilitate execution of proposed plan. ऑर्गेनाइजिंग के द्वारा ही जो हमारे प्रपोज्ड प्लान है, जो हमने प्लान बनाया हुआ है, उसको हम अच्छे तरीके से आगे बढ़ा सकते हैं, उसको एक्सिक्यूट कर सकते हैं। ऑर्गेनाइजिंग इन्वॉल्व डिफरेंट एस्पेक्ट्स सच एज departmentation, span of control, delegation of authority, establishment of superior subordinate relationship, and provision of mechanism for coordination of various business activities. संगठन के द्वारा ही ऑर्गेनाइजिंग के द्वारा ही हम ये समझ पाते हैं कि किस किस प्रकार के डिपार्टमेंट की हमें जरूरत पड़ेगी। डिपार्टमेंटेशन मतलब किस किस प्रकार के डिपार्टमेंट की हमें जरूरत पड़ने वाली है। स्पैन ऑफ कंट्रोल, एक मैनेजर कितने लोगों से काम करवाएगा, कितने लोगों से काम करवा सकता है। एक मैनेजर कितने लोगों को अथॉरिटी दे सकता है, कितने लोगों को ऑर्डर देगा। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, किसके पास कितना अधिकार रहने वाला है, कितना अधिकार क्षेत्र रहने वाला है। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ सुपीरियर सबॉर्डिनेट, कौन किसके नीचे काम करेगा, कौन किसको रिपोर्ट करेगा, किस प्रकार से एक जो चयन है रिपोर्टिंग की, वो किस प्रकार से होगी। रिलेशन एंड प्रोविजन ऑफ मैकेनिज्म ऑफ कोऑर्डिनेशन इन वेरियस बिजनेस एक्टिविटीज, और भी जो अदर बिजनेस एक्टिविटीज है, वो किस प्रकार से रन होंगे, किस प्रकार से संचालित होंगे, वो ये सारा काम हम ऑर्गेनाइजिंग में करते हैं। और ऑर्गेनाइजिंग के द्वारा ही एक जो बिजनेस है, वो स्मूथ वे में आगे बढ़ता है, एक जो हमने बिजनेस गोल बना के रखा हुआ है, उसको अचीव करने के लिए। तो दिस इज ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग का मतलब क्या हो गया? जितने प्रकार के रिसोर्सेज है, उसको एक जगह पे इकट्ठा करना, ताकि हमने जो हमारे बिजनेस के लिए गोल बनाए हुए, उसको हम अचीव कर पाए। आई होप आपको क्लियर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो द थर्ड टास्क इज डायरेक्टिंग और निर्देशन। डायरेक्टिंग एंड निर्देशन हमारा तीसरा काम है। तो ये क्या होता है? डायरेक्टिंग इज अ मैनेजरियल फंक्शन, डील विथ गाइडिंग एंड इंस्ट्रक्टिंग पीपल टू डू द वर्क इन राइट मैनर। डायरेक्टिंग या निर्देशन क्या हो जाएगा? निर्देश देना या डायरेक्ट करना, बताना कि किस काम को हम कैसे करेंगे तो वो सही तरीके से होगा। मतलब सही तरीके से काम करने का मार्गदर्शन देना, इसको हम निर्देशन बोल सकते हैं। सो डायरेक्टिंग को हम लीडिंग भी बोल सकते हैं। लीडरशिप इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजर एट ऑल लेवल। किसी भी लेवल पे यदि आप मैनेजर है, किसी भी लेवल है, तो यदि आपके नीचे जो वर्कर है वो काम नहीं कर पा रहा है, तो आपको बताना पड़ेगा कि ये काम कैसे होता है, किस प्रकार से किया जा सकता है। ये ये मतलब मेन काम हम बोल सकते हैं एक मैनेजर का। उसे पता होना चाहिए कि कौन सा काम किस ढंग से किया जाए तो अच्छे तरीके से किया जा सकता है। क्योंकि हमने पहले देखा हुआ, देयर इज मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। जितने प्रकार के संसाधन है, उसका अधिकतम प्रयोग किया जाना चाहिए। तो मैनेजर को ये पता होना चाहिए कि किस प्रकार से रिसोर्सेज का हम प्रयोग करें, तो अधिकतम हम उसका प्रयोग कर सकते हैं। और यदि उसके सबॉर्डिनेट को, उसके नीचे जो वर्कर है, वो काम नहीं कर पा रहे, तो उनको ये बता पाए कि किस प्रकार से काम किया जाना चाहिए। तो दे हैव टू वर्क एज अ लीडर फॉर देयर सबॉर्डिनेट। सबॉर्डिनेट जो उनके नीचे काम कर रहे हैं, उनके लिए लीडर की तरह काम करना चाहिए। उनको पता होना चाहिए कि किस प्रकार से चीजों को किया जाए।
clear plan and sound organization set the stage, but it requires a manager to direct and lead his men for achieving the objective. हमें ऑब्जेक्टिव को अचीव करना है तो मैनेजर को पहले पता होना चाहिए कि किस प्रकार से हमारी टीम को लीड करना है, टीम को किस प्रकार से आगे ले जाना है, टीम को किस प्रकार से काम के लिए प्रेरित करना है। तो यदि मैनेजर को ये पता है तो बड़े आराम से वो ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सकता है। डायरेक्टिंग फंक्शन इज क्वाइट कॉम्प्रिहेंसिव, इट इन्वॉल्व डायरेक्टिंग एज वेल एज रेजिंग द मोरल ऑफ सबॉर्डिनेट। सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ हम निर्देश दे रहे हैं, हमें उनको मोटिवेट भी करना पड़ेगा, उनके अंदर की जो इनर पावर है उनको भी, उसको भी कई बार हमें जगाना पड़ेगा। क्योंकि कई बार होता है कि काम करते करते डिमोटिवेट हो रहे हैं या सही तरीके से काम नहीं हो रहे हैं, एक ही काम को एक कर्मचारी कई दिनों से कर रहा है बट फिर भी उसे अचीव नहीं कर पा रहा। इन सभी चीजों को अच्छे तरीके से हैंडल करते हुए मैनेजर को आगे बढ़ना है गोल को अचीव करने के लिए। इट ऑल्सो इन्वॉल्व कम्युनिकेटिंग, लीडिंग एंड मोटिवेटिंग। कम्युनिकेटिंग मतलब सही तरीके से गाइडेंस देना, सही तरीके से जो भी निर्देश है उनको देना। लीडिंग, लीड करना, यदि कोई काम नहीं बन रहा तो उसे बताना किस प्रकार से अच्छे तरीके से किया जा सकता है। मोटिवेटिंग, यदि कोई व्यक्ति काम नहीं कर रहा है या फिर उससे काम नहीं हो पा रहा है तो एक उसके लिए एक एग्जाम्पल भी साबित करना, एग्जाम्पल भी देना कि किस प्रकार से काम को किया जा सकता है। लीडरशिप इज इसेंशियल ऑन द पार्ट ऑफ मैनेजर फॉर अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव को अचीव करना है तो मैनेजर को एक लीडर भी होना पड़ेगा, उसे बताना पड़ेगा किस प्रकार से काम को अच्छे तरीके से किया जा सकता है। तो निर्देशन का मतलब क्या हो गया? निर्देशन का मतलब है कि जो काम जिस तरीके से किया जा सकता है उस तरीके से काम करके दिखाना या बताना, और अपने जो भी सबऑर्डिनेट है उसको उस तरह से डायरेक्ट करना। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट वर्क की ओर। द फोर्थ वर्क इज स्टाफिंग, नियुक्ति। नियुक्ति किसकी होती है? दिस इज रिलेटेड टू मैन पावर। तो यहाँ पे ये क्या है, हम ये किससे रिलेटेड होगा हमारा? स्टाफिंग रेफर टू मैन पावर रिक्वायर्ड फॉर द एक्सक्यूशन ऑफ बिजनेस प्लान। आपने प्लानिंग कर ली, आपने लीडिंग कर ली, आपने डायरेक्टिंग कर ली, सब कुछ कर लिया, बट ये सब किसको आप करेंगे? आप अपने स्टाफ को करेंगे। आपने जो प्लान किया हुआ है, अब आप प्रोडक्शन में कर रहे हैं, तो एक्चुअल में आपको क्या जरूरत पड़ेगी? आपको मैन पावर की जरूरत पड़ेगी। एक अकेला व्यक्ति एक अकेला व्यक्ति ऑर्गेनाइजेशन नहीं होता है। ऑर्गेनाइजेशन कई सारे लोगों से मिलकर बना होता है। तो जिसमें से अब जैसे भी कल हमने देखा था हमारे लेक्चर में कि जब हम ये किसी ऑर्गेनाइजेशन की हम बात करते हैं तो हम 3 लेवल की बात करते हैं, अपर लेवल, मिडिल लेवल और लोअर लेवल। और तीनों लेवल में अलग अलग प्रकार के व्यक्ति होते हैं, अलग अलग प्रकार की उनकी क्षमताएं होती हैं, अलग अलग प्रकार के उनके कार्य होते हैं। तो ये सभी जगह कौन काम कर रहे होते हैं? यहाँ पे मेन पावर काम कर रहे होते हैं। अब मेन पावर में कौन कौन आ सकता है? तो कंपनी का सीईओ आ सकता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर आ सकते हैं, शेयर होल्डर आ सकते हैं, सभी प्रकार के मैनेजर आ सकते हैं, सेल्समैन आ सकते हैं, सप्लायर आ सकते हैं। जो भी हमारे बिजनेस से जुड़े हुए सभी लोग हमारे मेन पावर में आते हैं। तो इनकी नियुक्ति करना ही स्टाफिंग कहलाता है या नियुक्ति कहलाता है। स्टाफिंग में हम लोग देखते हैं कि हमारे पास कौन कौन से काम है, हम यहाँ पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। स्टाफिंग एज ए मैनेजरियल फंक्शन involve recruitment, selection, appraisal, remuneration and development of managerial personnel। ठीक है, यहाँ पे कौन कौन से काम आ जाएंगे स्टाफिंग के अंतर्गत? हम क्या क्या करेंगे? इन्वॉल्व रिक्रूटमेंट, रिक्रूटमेंट मतलब सिलेक्ट करना, हमारे पास कोई जॉब अपॉर्चुनिटीज आई हुई है उसके लिए रिक्रूट करना, लोगों को हायर करना उस काम के लिए। सिलेक्शन, सिलेक्शन मतलब आपके पास 10 पोस्ट आई हुई है मगर उस 10 पोस्ट के लिए 100 एप्लीकेशन आपके पास आ गए, तो उन 100 लोगों में से कौन से 10 ऐसे लोग हैं जो कि बेस्ट सूट कर रहे हैं उस पोजीशन के लिए? दैट इज कॉल्ड द सिलेक्शन। आपको सेलेक्ट करना है ना? ये भी हमारा स्टाफिंग का प्रोसेस है। क्योंकि आज ही आपके पास 10 पोजीशन है और 100 लोगों की एप्लीकेशन आई है, तो पूरे 100 को तो आप रखेंगे नहीं, तो कुछ ना कुछ तो आपको क्राइटेरिया निर्धारित करना पड़ेगा कि किस बेस पे आप उन 10 लोगों को सिलेक्ट करेंगे। तो दिस इज कॉल्ड द सिलेक्शन प्रोसेस। अप्रेजल, अप्रेजल आप यहाँ पे लोग काम कर रहे हैं, कोई अच्छा काम कर रहा है उसको अप्रेज करना, उसको सराहना देना ताकि वो और अच्छा काम कर पाए। ठीक है। रेम्यूनरेशन क्या होता है? एक जिसको हम सैलरी भी बोल सकते हैं कि हाँ आपने अपने वर्कर से कुछ काम कराया तो उसे आप कैसे कंपनसेट कर रहे हैं। तो मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन सैलरी देती है ना, और भी हम कई प्रकार से उसको रिम्यूनरेट कर सकते हैं, उसे बोनस दे सकते हैं, कमीशन दे सकते हैं, ये सारी चीजें हम कर सकते हैं। एंड डेवलपमेंट ऑफ मैनेजेरियल पर्सनल, एंड डेवलपमेंट भी करना है। डेवलपमेंट मतलब यदि कोई व्यक्ति आपके यहाँ पे काफी समय से काम कर रहा है उसके भी करियर के लिए हमें ध्यान देना है। सिर्फ एक जगह पे उसे नहीं रखना है। वो यदि वो अच्छा काम कर रहा है तो उसे हमें आगे की ओर भी आगे बढ़ाना है ताकि वो और अच्छा मोटिवेट होकर काम कर पाए। ये भी एक स्टाफिंग का ही काम होता है। खासकर इसके लिए एचआर मैनेजर रखा जाता है, जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर है वो इन सभी चीजों को करता है।
The need of staffing arises in the initial period and also from time to time for replacement and along with the expansion and diversification of business activity. हमें स्टाफिंग की जरूरत कब पड़ती है? जब इनिशियल स्टेज में तो जब हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो वहां पे हमें बल्क में हमें स्टाफिंग करना पड़ता है, क्योंकि वो हमें सभी लेवल में हमें स्टाफिंग करना पड़ता है। इसके अलावा का जब हमने ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट कर दी तो बीच बीच में भी जब भी हमें जरूरत पड़ रही हमें स्टाफिंग करना पड़ता है। अब और क्या कारण हो सकता है? एक्सपांशन, हम हमारे बिजनेस को आगे बढ़ा रहे हैं, एक्सपांड कर रहे हैं, हमारा बिजनेस छोटा था वो उससे बड़ा कर रहे हैं, तब भी हमें स्टाफिंग करनी पड़ेगी। एंड डाइवर्सिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटी, डाइवर्सिफिकेशन मतलब हम पहले एक काम में लगे हुए थे, अब हम कई सारे अलग अलग काम कर रहे हैं, तो तब भी हमें क्या पड़ेगी? हमें स्टाफिंग की जरूरत पड़ेगी। तो हम नया बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, बिजनेस को हम आगे बढ़ा रहे हैं, या फिर एक साथ हम कई सारे कार्य कर रहे हैं, सभी जगह हमें लोगों की जरूरत पड़ेगी, हमें वहां पे स्टाफिंग या नियुक्ति हमें करनी पड़ेगी। Every business unit need efficient, stable and cooperative staff for the management of business activity. कोई भी बिजनेस हो वहां पे आपको ऐसे व्यक्तियों की जरूरत जरूर पड़ती है जो कि वहां पे रुक के काम कर पाए, बिजनेस को समझ पाए कि किस प्रकार का बिजनेस है, और कॉपरेट करके वहां पे काम करते हैं। कॉपरेट मतलब कि जो भी मैनेजर बोल रहा है या फिर जिस प्रकार के कार्य की जरूरत है उस प्रकार के कार्य करने में वो सक्षम हो, है ना? ये इस प्रकार के मैन पावर की जरूरत हमेशा पड़ती है। मैन पावर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एसेट ऑफ बिजनेस यूनिट। किसी भी बिजनेस के लिए मैन पावर इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्स। ये भी एक प्रकार का रिसोर्स ही है। सिर्फ हमारे पास मेन मटेरियल, सिर्फ पैसा ही रिसोर्स नहीं है, जो हमारे पास ह्यूमन रिसोर्स है वो भी हमारा एक बहुत बड़ा रिसोर्स है। तो उसे भी हमें अच्छे से यूटिलाइज करना है और आगे तक पूरा बनाकर रखना है। In many organizations, manpower planning and development activities are entrusted to personal manager or एचआरडी मैनेजर। वही एचआरडी, जैसे जो अभी मैं आपको बोल रहा था कि इसके लिए एक व्यक्ति नियुक्त किया जाता है जिसको हम एचआर मैनेजर भी बोलते हैं। एचआर मैनेजर जो भी मैन पावर वहाँ पे काम कर रहे हैं उनको उनके डेवलपमेंट के लिए, उनके रेम्यूनरेशन के लिए, उनके अप्रेजल के लिए, रिक्रूटमेंट के लिए, सिलेक्शन के लिए, इन सभी के लिए वो काम करता है। The right man for the right job is the basic principle in staffing. स्टाफिंग का बेसिक प्रिंसिपल क्या होता है? राइट मैन फॉर राइट जॉब, ना ध्यान रखिएगा, राइट मैन फॉर राइट जॉब। सही जगह पर सही व्यक्ति, जो भी बिजनेस गोल हमने बनाया हुआ है, जो भी ऑब्जेक्टिव हमारे हैं, उसको अचीव करने के लिए जिन भी मैन पावर की जरूरत पड़ेगी, जिन लोगों की हमें जरूरत पड़ेगी, उन लोगों को हायर करना, उन लोगों को नियुक्त करना बिजनेस में, ये हमारी कहलाती है स्टाफिंग। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट वर्क के लिए। देखिए जो पांचवा है कंट्रोलिंग, नियंत्रण। तो नियंत्रण क्या हो जाएगा? ये सबसे लास्ट वर्क होता है। कंट्रोलिंग इज एन इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। कंट्रोलिंग क्या होता है बेसिक में आपको बता देता हूँ कि अभी तक जो हमने ऊपर चार काम किए, हमने प्लानिंग करी, डायरेक्टरिंग करी, लीडिंग करी, स्टाफिंग करी, ये सब कुछ अच्छे तरीके से हुआ या नहीं हुआ, इसे इसको ही देखना। मतलब हम एक बार क्या करते हैं, हम पूरा काम कर रहे हैं, एक बार हम पीछे मुड़कर देखते हैं कि हमने जो भी पीछे काम किया वो सही तरीके से सारी चीजें हुई या नहीं हुई है। जो भी हमने प्लान किया वो सही प्लान हुआ, हम प्लान के अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं। जो भी हमने नियुक्ति की हुई है, जो भी जिन लोगों को हमने काम में लगाया वो सही व्यक्ति हैं, सही काम कर रहे हैं, उनको सही तरीके से निर्देश दिया गया है। ये सारी चीजों का आकलन करना, एनालिसिस करना क्या कहलाता है? कंट्रोलिंग। हम कंट्रोल कर रहे हैं। It is the necessary in the case of individual and department so as to avoid wrong action and activities. हम जो भी इंडिविजुअल लेवल पे बात करें या डिपार्टमेंट लेवल पे बात करें, इक्वल इम्पोर्टेंट है। क्यों? ताकि हम कोई ऐसा तो नहीं कि हम कुछ गलत कर रहे हैं या कुछ ऐसे गलत एक्शन है जो कि हमारे जो हम रिजल्ट अचीव करना चाहते हैं उस रिजल्ट तक हम पहुंच ही ना पाए, कुछ ऐसी एक्टिविटी हम नहीं कर रहे जो हमारे रिजल्ट तक पहुंचने में हमें रोक सकती है। तो ये सारी चीजें कंट्रोलिंग में आती है। कंट्रोलिंग इन्वॉल्व थ्री ब्रॉड आस्पेक्ट, तीन प्रकार के मेन काम होते हैं। इस्टेब्लिशिंग स्टैंडर्ड फॉर परफॉर्मेंस, जिसको हम बेंच मार्क भी बोल सकते हैं। हमें एक बेंच मार्क स्टैब्लिश करना। बेंच मार्क मतलब एक अच्छा काम कोई पहले हो चुका है, दैट इज आवर बेंच मार्क। अब उसे हमें बार बार अचीव करने की कोशिश करना है और उसे चेंज भी करना है। हम अच्छे कार्य की ओर आगे बढ़ते जाए। हमने इस बार अच्छा किया, हमें अगली बार फिर बेटर करना है, फिर बेटर करना है, फिर बेटर करना है ना? इस प्रकार से हम हमारे काम को और अच्छे तरीके से कर सकते हैं। दूसरा और क्या आ जाएगा हमारा?
मेजरिंग वर्क इन प्रोग्रेस एंड इंटरप्टिंग रिजल्ट अचीव्ड। जो वर्क इन प्रोग्रेस है वो उसे देखना कि कितना हम कितने टारगेट तक हम कितना पहुंच पाए हैं, और यदि नहीं पहुंच पाए हैं तो उसे और इंटरप्ट करते हुए नई प्लानिंग करना। तो जैसे एक एग्जांपल के लिए मैं बात करूं, यदि एक महीने में मुझे 1 लाख यूनिट प्रोड्यूस करनी है, 1 लाख यूनिट मुझे बनानी है एक महीने में 30 दिन में, तो मैं क्या करूंगा कि एक महीने में 30 दिन होते हैं, तो डायरेक्ट हम 30 दिन में नहीं देखेंगे कि 30वें दिन 1 लाख यूनिट का प्रोडक्शन हुआ या नहीं हुआ। यदि मैं कंट्रोलिंग कर रहा हूँ तो हम इसे 10-10 दिन में बांट सकते हैं कि यदि 1 लाख यूनिट मुझे 30 दिन में बनानी है, तो 10 दिन में ऑलमोस्ट मुझे 1 लाख डिवाइडेड बाई 30, लगभग हमारे पास 30,000 के आसपास प्रोडक्शन हो जाना चाहिए। तो यदि हम 10 दिन में 30,000 या 35,000 यूनिट का प्रोडक्शन कर पा रहे हैं, इसका मतलब हम सही तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। तो इस प्रकार से यदि हम काम कर रहे हैं तो दिस इज कंट्रोलिंग। यदि मैं 10 दिन में 35,000 यूनिट प्रोड्यूस कर पा रहा हूँ, इसका मतलब सही तरीके से सही प्लानिंग भी सही हुई है, डायरेक्टिंग भी सही हुई है, और स्टाफिंग भी सही हुई है। यदि ये नहीं हो पा रहा है, हम 10 दिन में सिर्फ 5,000 यूनिट ही प्रोड्यूस कर पा रहे हैं, 10,000 यूनिट ही प्रोड्यूस कर पा रहे हैं, इसका मतलब है कहीं ना कहीं हमने कुछ गलती की हुई है। तो ये सब किस में समझ में आएगा? ये सब समझ में आएगा कंट्रोलिंग में, नियंत्रण में। हम कंट्रोलिंग इसीलिए करते हैं कि जो भी हमारे पास जो हम जो प्रोग्रेस कर रहे हैं या फिर जो हम रिजल्ट अचीव करना चाहते हैं, वो हम सही तरीके से आगे बढ़ रहे हैं या नहीं बढ़ पा रहे हैं, ये कंट्रोलिंग हमें बताती है। इसको टेकिंग करेक्टिव एक्शन। करेक्टिव एक्शन मतलब जैसे अभी हमने देखा कि यदि हम हमारे रिजल्ट की ओर उस जो भी हम गति चाहिए, जो जिस पथ से हमें आगे बढ़ना चाहिए वो नहीं हो पा रही है, तो ऐसे क्या और किया जाए जिससे हम उस टारगेट को अचीव कर पाए। दैट इज कॉल्ड द टेकिंग करेक्टिव एक्शन। हम ऐसे कौन से एक्शन लें, ऐसे कौन से कदम उठाएं जिससे कि हमने जो टारगेट बनाया हुआ उसको हम आसानी से अचीव कर पाए। बिजनेस प्लान डू नॉट गिव पॉजिटिव रिजल्ट ऑटोमेटिकली। ठीक है, कोई भी आप प्लानिंग कर रहे हैं ऑटोमेटिक तो रिजल्ट नहीं आएगा, आपको ये सारी चीजें करनी पड़ेगी। मैनेजर हैव टू एक्सरसाइज इफेक्टिव कंट्रोल इन ऑर्डर टू ब्रिंग सक्सेस टू अ बिजनेस प्लान। जो भी मैनेजर होगा उसे कंट्रोलिंग के दौरान ये देखना पड़ेगा कि जो भी आपने बिजनेस प्लान बनाया हुआ है वो सक्सेसफुल हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, क्योंकि आपके बिजनेस प्लान के सक्सेस पर ही, आपके कंट्रोलिंग के सक्सेस पर ही पूरे बिजनेस का सक्सेस या फेलियर डिपेंड करता है। Control is closely linked with other managerial function. It is rightly treated as the soul of management process, है ना। ये एक प्रकार से हम बोल सकते हैं कि मैनेजमेंट की आत्मा है ये, है ना, सोल ऑफ द मैनेजमेंट प्रोसेस। क्योंकि आप सब काम अच्छा कर रहे हैं बट कंट्रोलिंग नहीं हो पा रही है ना। अब चाहे वो प्लानिंग प्लानिंग आपने अच्छी नहीं करी, स्टाफिंग आपने ऐसा स्टाफ कर लिया जो आपके नियंत्रण में नहीं है, आप उसे कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, तो भी काम नहीं हो पाएगा। सो दिस इज द सोल ऑफ मैनेजमेंट। It is true that without planning, there will be nothing to control. It is equally true that without control, planning will be only an academic exercise. नहीं, ये सही बात है कि प्लानिंग के बिना कोई काम नहीं हो सकता। बट ये भी बिल्कुल सही है कि यदि आपने जो प्लानिंग की है उसको आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे, तो उससे वो भी आपकी कोई मतलब की नहीं है ना। वो सिर्फ एक वो कागज में लिखा हुआ प्लान ही रह जाएगा यदि आप उसे कंट्रोल अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं। कंट्रोलिंग इज अ कंटिन्यूअस एक्टिविटी फॉर अ सुपरवाइजरी नेचर। ये कंटिन्यूअस रहता है, आप जब तक काम कर रहे हैं आपको हर एक स्टेप के बाद देखनी पड़ेगी कि सारी चीजें सही तरीके से हो रही है या नहीं हो रही है। जिस प्रकार से जो आपने प्लान किया था, जो भी आपने स्टाफ किया था, जिस प्रकार के रिसोर्सेज आपने लगाए थे। अब प्लानिंग में सिर्फ ऐसा नहीं कि आपने सिर्फ एक बिजनेस प्लान बना लिया उसके लिए आप आगे बढ़ रहे हैं। प्लानिंग कंट्रोलिंग में आपको ये भी देखना पड़ेगा कि आपका जो बजट था, जो टाइम ड्यूरेशन था, जो मेन रिसोर्सेज टारगेटिंग थी, वो सबको लेते हुए आप आगे बढ़ रहे हैं और उतने ही लिमिटेड क्षेत्र में आप काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि पहले 5 लाख का बजट था अब आप उसको 10 लाख कर रहे हैं, तो फिर आपकी कंट्रोलिंग नहीं रही ना आपके काम में। तो ये सारी चीजें हमारे किस में आती है? कंट्रोलिंग में या नियंत्रण में। तो नियंत्रण का मतलब क्या हो गया? जो भी आपने प्लान बनाया था, जो आपने बिजनेस एक्टिविटी के लिए आपने एक एम बनाया था, वो सही तरीके से आप उस एम को अचीव करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं या नहीं बढ़ रहे हैं, और यदि नहीं बढ़ रहे हैं तो करेक्टिव एक्शन लेना कंट्रोलिंग कहलाता है। तो आई होप आपको ये सारे मैनेजमेंट के जो 5 प्रकार के बेसिक काम है वो आपको क्लियर हो गए होंगे। एक बार फिर से मैं रिवाइज करा देता हूँ आपको। जो मैनेजमेंट के प्रबंधन के जो काम होते हैं, 5 बेसिक काम। प्लानिंग किसी भी मैनेजमेंट का प्राइमरी फंक्शन होता है। इसमें आप एक अपने जो डिजायर्ड गोल है, जो आपके बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, उसको उसको प्लान करते हैं कि आपको क्या अचीव करना है। उसके बाद ऑर्गेनाइजिंग, संगठन संगठन में आप जितने भी प्रकार के रिसोर्सेज होते हैं वो आप इकट्ठा करते हैं ताकि जो भी आपने प्लान बनाया हुआ है
उसको आप अचीव कर पाए। तीसरा डायरेक्टिंग, डायरेक्टिंग में आप जो भी आप लीडरशिप है, लीडरशिप दिखाते हैं या फिर किस प्रकार से काम होना चाहिए वो आप बताते हैं अपने सबॉर्डिनेट्स को, अपने यहाँ पे जो भी आपने वर्कर रखे हैं उनको बताते हैं कि किस प्रकार से काम होना चाहिए। उसके बाद स्टाफिंग, नियुक्ति, नियुक्ति में आप मेन पावर को नियुक्त करते हैं, क्योंकि कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इस कोई एक व्यक्ति नहीं चला सकता, आपको कई कई सारे आपको काम करने हैं, या फिर आपको बिजनेस को एक्सपांड करना है, या फिर अलग अलग प्रकार के काम करने हैं, तो मेन पावर वहां पे काम करेगा। इसके लिए आपको नियुक्ति करनी पड़ती है, स्टाफिंग करनी पड़ती है। उसके बाद आता है कंट्रोलिंग, कंट्रोलिंग का पार्ट होता है कि जो भी आपने प्लान किया, जो स्टाफिंग की है, जो डायरेक्टिंग की है, वो सब चीजें सही तरीके से हो रही है नहीं हो रही है। आप अपने जो भी आपने बिजनेस प्लान बनाया था, जो आपने एम किया था, उस एम को आप सही तरीके से अचीव अचीव करने के लिए आगे बढ़ पा रहे हैं या नहीं बढ़ पा रहे हैं, दैट इज कॉल्ड द कंट्रोलिंग। तो ये हमारे बेसिक 5 काम थे, बेसिक 5 वर्क थे। इसमें यदि आपको कहीं पे भी डाउट आता है या फिर कुछ भी दिक्कत आती है, आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताइए, मैं उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करूंगा। तो इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। आपको ये लेक्चर पसंद आ रहा है, आपको पूरी सीरीज पसंद आ रही है, तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और भी जो आपके दोस्त हैं, आपके फैमिली मेंबर हैं, यदि इस प्रकार के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उनको भी बताइए कि यहाँ से एक अच्छे प्रकार से तैयारी आप कर सकते हैं। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।